जीनियस बोर्ड DNA। नमस्कार। भारत आज रक्षा क्षेत्र में एक नए युग की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बदलते वैश्विक सुरक्षा हालात और आधुनिक युद्ध तकनीकों के बीच सरकार लगातार सशस्त्र बलों को अधिक सक्षम, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। पिछले एक दशक में रक्षा बजट में निरंतर बढ़ोतरी, स्वदेशी हथियारों का तेजी से समावेश, ड्रोन, मिसाइल और AI आधारित तकनीकों पर बढ़ता फोकस, ये साफ संकेत देता है कि भारत अब केवल अपनी सुरक्षा तक सीमित नहीं बल्कि वैश्विक रक्षा शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। तो किस तरह से केंद्रीय बजट न सिर्फ इन क्षमताओं को और मजबूत करेगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को नई ऊंचाई देने का काम भी करेगा, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो बजट 2026 से हर एक क्षेत्र को काफ़ी उम्मीदें हैं। ऐसे में बात अगर रक्षा क्षेत्र की करें तो इस बजट में रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की न सिर्फ बजट में वृद्धि की उम्मीदें इससे बल्कि कुछ बड़े ऐलान भी नजर आ सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने सेनाओं के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसकी झलक फरवरी की शुरुआत में पेश होने वाले बजट में भी देखने को मिल सकती है। बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। हालांकि रक्षा क्षेत्र को लेकर सरकार की नीति पहले से स्पष्ट है कि उसे जब भी जितने बजट की जरूरत होगी अलग से मंजूरी हासिल कर उसे आवंटित कर दिया जाता है। भारत अपनी सैन्य क्षमता का लगातार विस्तार कर रहा है, जिस वजह से रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उद्योग, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और प्राइवेट सेक्टर के लिए ज्यादा मौके मिलने की उम्मीदें बढ़ रही हैं। जानकारों का मानना है कि इस बार रक्षा बजट 7.5 लाख करोड़ के आंकड़े को पार करने की उम्मीद है। भविष्य के युद्धों में AI, ड्रोन और मिसाइल जैसी अत्याधुनिक तकनीकों की भूमिका अहम होगी, इसलिए बजट में इन पर भी खास फोकस रहेगा। बजट में मुख्य फोकस सेनाओं के आधुनिकीकरण और एकीकरण पर रहने की उम्मीद है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी तकनीक के इस्तेमाल पर जोर होगा। बजट में रक्षा क्षेत्र में शोध और विकास के साथ अधिक निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है। बजट में वायुसेना और नौसेना बेड़े के उन्नयन पर भी ध्यान होगा। मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी उत्पादन पर जोर रहेगा। वित्त मंत्री रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दे सकती हैं। केंद्र सरकार ने 2014 के बाद से ही रक्षा क्षेत्र के बजट में लगातार बढ़ोतरी की है। इस बार भी लोगों को इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद है। जहां 2025 को रक्षा क्षेत्र में सुधारों का साल कहा गया था, अब देखने वाली बात यह है कि इस बार के बजट में भारतीय सेनाओं के लिए क्या विशेष रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो रक्षा क्षेत्र पर सरकार लगातार फोकस कर रही है। इस बार क्या कुछ खास हो सकता है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर VK सारस्वत जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं नीति आयोग के। डॉक्टर VK सारस्वत, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, सरकार जिस तरह से लगातार रक्षा क्षेत्र पर फोकस कर रही है, लगातार कदम उठा रही है, 2025 की हम बात करें तो रक्षा क्षेत्र में सुधार का साल इसे घोषित किया गया। अब क्या कुछ उम्मीद है, क्या ये जो बजट है बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि पिछली बार का हम बजट देखते हैं तो तकरीबन 10% की उसमें बढ़ोतरी की गई थी, 9.45% से अधिक था। मैं ऐसा सोचता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें इस बात पर जोर देना है कि हमारे रक्षा क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट लाना है, मॉडर्नाइजेशन के लिए, अपनी कैपेसिटी को बॉल्स्टर करने के लिए, उसमें कम से कम नहीं तो हम अभी तक जो है 1.9% GDP का स्पेंड कर रहे थे, तो हम चाहते हैं कि इसको बढ़ाकर करीब करीब 2 या 3% के बीच में लाया जाए, जिससे कि मॉडर्नाइजेशन, लार्ज स्केल इन्वेंट्री और इस तरह की जो आधुनिक प्रणाली युद्ध क्षेत्र में आ रही हैं उनको हम बढ़ावा दे सकें।
बिल्कुल। हम लोगों ने नीति आयोग में एक तरह का एक डिबेट किया था, उससे हमें पता लगा कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो ये चाहती है कि इस बार जो है कम से कम नहीं तो 20% बढ़त होनी चाहिए डिफेंस के बजट में, जिससे कि उसको हम जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम अपना सकें। बिल्कुल, एक बड़ी बात आपने कही है। और जिस तरह से अगर हम वैश्विक परिदृश्य देखते हैं, ऐसे में रक्षा क्षेत्र में जो मजबूती है वो कितनी अहम हो जाती है, और उसके साथ ही लगातार जैसे वॉरफेयर का तरीका जो है वो लगातार चेंज हो रहा है, चाहे आधुनिक तकनीक की बात हो, चाहे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो, तमाम तरह की चीज़ें हैं, उनको देखते हुए ये कितना ज़रूरी हो जाता है और किस तरह से इस पर भी फोकस किया जाएगा, किस तरह से इसके लिए भी क्या कोई पॉलिसी आ सकती है? जो सबसे बड़ी पॉलिसी जो आज नहीं है, पिछले साल भी थी और हमारे देश में इसके ऊपर काफ़ी ज़ोरों से काम हो रहा है, वो है कि रक्षा क्षेत्र में R&D और इनोवेशन को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का बढ़ावा देते हुए समावेश करना है। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में जो नए प्रयोग हुए हैं, नई नई संस्थाएं खुली हैं, आईडेक्स हुए हैं, सृजन हुए हैं, इस तरह के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में विशेष R&D एंड इनोवेशन के ऊपर काम हुआ है। मैं ये सोचता हूँ कि आने वाले बजट में इसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर या इसका ज़्यादा समावेश होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, रोबोटिक्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें केवल R&D ही नहीं चाहिए, स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए। हमें अगर ड्रोन्स बनाने हैं तो एक दो ड्रोन नहीं बनाने हैं, हमें हज़ारों ड्रोन्स बनाने हैं। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में एक बार में हज़ार 2,000 ड्रोन्स एक साथ लॉन्च हुए थे। तो जो युद्ध की प्रणाली है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमें R&D और इनोवेशन में और प्रोडक्शनाइजेशन में बहुत ज़्यादा जोर देना होगा। और उसके साथ जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको हमारे आर्म फोर्सेस आत्मसात करें, इसके लिए हमें पॉलिसी लानी होगी, जिससे कि हमारा जो सेल्फ रिलायंस का जो हमारा जोर है, जो हमारा बढ़ावा हम देना चाहते हैं, उसको आगे हम बढ़ा सकें। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही है। बजट जो है आत्मनिर्भरता और स्वदेशी निर्माण को भी काफ़ी प्रोत्साहित करेगा। और एक बड़ी बात जो पिछले एक दशक की निकल कर आई है सारस्वत जी, भारत पहले एक आयातक देश के रूप में माना जाता था, लेकिन अब जो है भारत न केवल स्वदेशी आत्मनिर्भर जो नीति है उसको अपना रहा है, बल्कि निर्यातक के रूप में भी 100 से ज़्यादा देशों में हम निर्यात कर रहे हैं। इसको किस तरह से और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा? मैं ये सोचता हूँ कि किसी भी देश को निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा हमें अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन कॉम्पिटिटिव रेट्स में बढ़ा सकें, जिससे कि हमारा वेपन सिस्टम जो है, हमारे चाहे मिसाइल हों, चाहे एयरक्राफ्ट हों, चाहे एम्यूनिशन हो, जो भी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो और उनकी कीमत कम हो, जिससे कि हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाए। जो वेपन्स का मार्केट है ग्लोबली, मैं बताऊं आपको, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और इसके लिए क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो एक्सपीरियंस हमारी आर्म फोर्सेस जो सबमिट करती हैं मार्केट में, उसको भी बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो पॉलिसीज़ आएंगी वो ये होंगी कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आर्म फोर्सेस यूज़ करें, उसको एक्सपीरियंस करें, जिससे कि निर्यात को बढ़ावा मिल सके। और हमें प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी पॉलिसी लानी होंगी, जिस तरह से PLI स्कीम्स हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में की या हमने फार्मा में की, तो इस तरह की स्कीम हमें डिफेंस प्रोडक्शन में भी लानी होंगी, जिससे हमारी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, जो हमारी पब्लिक इंडस्ट्री है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स को कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी के बना के निर्यात कर सके और हमारी आर्म फोर्सेस को दे सके। बिल्कुल, जो स्वदेशी प्रोडक्शन की आपने बात कही है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि 2014-15 की तुलना अगर हम करते हैं तो अब उसमें स्वदेशी जो निर्माण है या प्रोडक्शन है उसमें 174% की वृद्धि हुई है। तो इसमें और वृद्धि के लिए जिस तरह से नए रास्ते खोले जा सकते हैं, उसमें चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो या प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ ज़्यादा मौके हों, क्या इस तरह के भी कदम उठाए जा सकते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो भी स्कीम्स अभी तक भारत सरकार ने चलाई हैं, जैसे डिफेंस कॉरिडोर्स हम बना रहे हैं, यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, तमिलनाडु में बन रहा है, तो इस तरह के जो डिफेंस कॉरिडोर्स में हैं
उनमें जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट लगाए जाएं और उनको प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम्स दी जाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज उसमें समावेश कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ जॉइंट कोलैबोरेशन करके इन डिफेंस कॉरिडोर्स में हमें OEMs को भी लाना पड़ेगा। तो OEMs को अपने अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के साथ मिलके स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम का अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो इस तरह की अगर हम पॉलिसी लाएंगे, जैसे कि हमने डिफेंस में ऑलरेडी 74% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और केस टू केस बेसिस पर 100% इन्वेस्टमेंट भी है। तो अगर हम डिफेंस कॉरिडोर को बढ़ावा देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 100% इन्वेस्टमेंट लाके OEMs के साथ मिलके अच्छे से अच्छे वेपन हमारा बनाएंगे तो हमारे आर्म फोर्सेस को मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलेगी और हमारी निर्यात की जो इच्छा है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। इसी दिशा में एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आपने बात की है यूपी की, तमिलनाडु की और जो डिफेंस कॉरिडोर्स है जिन पर बातचीत चल रही है, बहुत सारे आर्टिकल्स भी इस तरह के आए हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने मांग की है कि नॉर्थ ईस्ट में भी इस तरह की इंडस्ट्री या अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह की इंडस्ट्रीज या कॉरिडोर्स हैं वो बनाए जाने चाहिए। किस तरह से इन सुझावों को आप देखते हैं और इन पर भी क्या विचार किया जा रहा है नए क्षेत्र तलाशने की जब बात होती है? देखिए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स है। तो हमें जहाँ भी कॉरिडोर्स बनाने हैं वो ठीक है कि कॉरिडोर्स जो है एम्प्लॉयमेंट देते हैं, वो हमारी एक आवश्यकता है, परंतु हमें डिफेंस कॉरिडोर्स ऐसे स्थानों पर बनाने चाहिए जहाँ पर का इकोसिस्टम, जहाँ पे एक इंडस्ट्री बेस है, जहाँ पे एक सप्लाई चेन बेस है, जहाँ पे जो ट्रेंड मैन पावर मिल सकती है, जहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उनको सपोर्ट कर सकती हैं। तो ऐसे जोग्राफीज़ को हमें अपने देश में देखना चाहिए और वहीं पर डिफेंस की फैसिलिटीज़ हमें वहाँ सेटअप करनी चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में भी इस तरह का कॉरिडोर होना चाहिए, पर नॉर्थ ईस्ट की जो स्पेशलिटी है वो है इस तरह की जहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज़ को लाना मैं ठीक नहीं समझूंगा। मैं समझूंगा कि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी इंडस्ट्री हो, जहाँ इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स की इंडस्ट्री हो, एमुनिशन की इंडस्ट्री हो, तो इस तरह की चीज़ें हम वहाँ डाल सकते हैं, बजाय इसके कि हम सोचें क्षेत्र विशेष की विशेषताएं हैं उनको देखते हुए जो इकोसिस्टम है वो डेवलप किया जाएगा। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। डॉक्टर VK सारस्वत हमारे साथ बने हुए हैं। सर, एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे। जिस तरह से जो डिफेंस क्षमता बढ़ाने की बात हो रही है और इसमें जब हम डिफेंस कॉरिडोर की भी बात करते हैं या जो अन्य क्षेत्र भी इससे जुड़े हुए हैं उसमें स्किलिंग पर कितना फोकस किया जाएगा? देखिए, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है हमें उसके हिसाब से अपनी ह्यूमन रिसोर्स को स्किल करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली अगर हम देखें कि जो वारफेयर है वो नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर की तरफ जा रहा है, तो हमें जितने वेपन्स बनाने हैं वो इस तरह से हों जो दूर से मार कर सकते हैं, स्टैंड ऑफ वेपन्स जिनको बोलते हैं। रोबोट्स बनाने हैं जो कि बिना आदमी के जाके वो डैमेज कर सकें। हमें ड्रोन्स बनाने हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ के लिए हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। हमारे
कॉलेजेस और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के जो कैरिकुलम है उसमें इन सब क्षेत्रों का समावेश होना चाहिए। दूसरी चीज़, एक बड़ी बात ये होनी चाहिए कि स्पेशल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमारी DRDO की एक इंस्टीट्यूशन है DIIT पुणे, जहाँ पे डिफेंस में ही ज़्यादा शिक्षा दी जाती है, उन ऐसी इंस्टीट्यूशंस में इन सब टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए और इसके ऊपर कुछ पॉलिसी भी लानी चाहिए। और मैं ये चाहूँगा कि एक तरह से हमें एक बहुत लंबा डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक डीप टेक डिफेंस का एक रोड मैप बनाना चाहिए, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, डीप टेक इनोवेशन हो, इसके ऊपर एक नॉन लैप्सेबल फंड का एक हम उसमें एक पर समावेश करें, जिससे कि हमें फंड रेगुलरली मिलता रहे और ह्यूमन रिसोर्स ट्रेन होते रहें, डेवलपमेंट होता रहे, इनोवेशन होता रहे। तो इस तरह की अगर हम पॉलिसी लेके आएंगे तो हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स की जो ट्रेनिंग की समस्या है वो कम होगी, इंडिजिनाइजेशन समस्या कम होगी और हमारा जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। बिल्कुल। और इसके साथ ही एक बेहद महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि जब हम सीमावर्ती इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, उसको मजबूत करने के लिए क्या कुछ रणनीति अपनाई जा सकती है? और जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो ये भी रणनीतिक रूप से और कूटनीतिक रूप से भी कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ है? जिस तरह से आजकल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हमारे सराउंडिंग्स में हो रहे हैं, तो बॉर्डर सिक्योरिटी बिकम्स हमारे लिए बहुत बड़ी एक समस्या है और उसके लिए हमें आधुनिक सर्वेलेंस सिस्टम्स का विकास करना होगा। हम जो है अभी तक वो सिस्टम्स लगा रहे हैं जिससे कि हम दूर से देख सकते हैं कि एनिमी टेरिटरी में क्या हो रहा है। जैसे AEWNC का हमने विकास किया, हम देख सकते हैं कि वहाँ क्या रडार कर रहा है, वहाँ पर साइबर में क्या काम हो रहा है। परंतु बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे हमें डिफरेंट तरह के कैमरास लगाने हैं, डिफरेंट तरह के रडार्स लगाने हैं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, सर्वेलेंस की जो टेक्नोलॉजी, चाहे एरियल सर्वेलेंस हो, चाहे टेरेस्ट्रियल सर्वेलेंस हो, उनके ऊपर हमें बहुत बढ़ावा देना है और उनकी टेक्नोलॉजीज़ का देशी विकास भी करना है, प्रोडक्शन भी करना है, ट्रेनिंग भी करना है। और क्योंकि क्षेत्र जो बढ़ता जा रहा है, तो हमें अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को उस पर उनके लिए ट्रेन भी करना होगा। ड्रोन्स जैसे आ रहे हैं बाहर से, बिल्कुल तमाम क्षेत्र हैं, हाँ, उन सबको हमें आगे बढ़ाना होगा, जिनको आगे बढ़ाने की आपने बात कही है। और बेहद महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि किस तरह से GDP में इसकी हिस्सेदारी बढ़ाई जाए और पूंजी निवेश को भी मजबूत किया जाए। देखना होगा कितना ये महत्वपूर्ण होगा दीर्घकालिक रणनीति के तहत। डॉक्टर VK सारस्वत, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जो विचार हैं हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।